बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पहले आप सबसे माजरत कि मेरा ये वीलॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर ईद है और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर मुल्कों में ईद मनाई जा रही है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ और मुल्कों में, वहाँ पर ईद एक दिन बाद होगी, तो आप सबको आपकी चांद रात मुबारक हो। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर और कन्फ्यूजन ये फैलाई गई है या फैल गई है। बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला है और एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है कि कुछ अमेरिका से ओवरसीज़ आए, उन्होंने आकर मुलाकातें की पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, और उन मुलाकातों के नतीजे में अगले 30 से 35 दिन में इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, और वो चीज़ें ये हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा डाउन किया जाए, जो करारदादें वगैरह अमेरिका के अंदर पेश हो रही हैं उनको रोका जाए, और जो एक मोमेंटम बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो मोमेंटम तोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है उसको भी डाउन किया जाए। अब ये एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मिला कौन कौन है? डॉक्टर उस्मान है, और डॉक्टर मुनीर हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। ये तीन डॉक्टर साहिबान हैं। और डॉक्टर उस्मान साहब से मेरी बात भी हुई है माजी में ख़बरों के हवाले से, और ये इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है। और डॉक्टर मुनीर भी ऐसी हैं, सायरा बिलाल साहिबा हैं। फिर कतर एयरलाइन की प्रवास से ये मुबैना तौर पे पाकिस्तान गए हैं। दो अफराद मजीद थे इनके साथ जो मुलाकात में शामिल थे। उनमें से एक बिजनेसमैन है जिनका नाम तनवीर साहब है, और ये आसिम मुनीर साहब से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं जब आसिम मुनीर साहब
के आलम में हुई हैं। ये वो चरवाहे हैं जो पहाड़ों से उतरते हैं। मैंने आपको कहा ना कि उन इलाकों में लोग अपनी नकल मकानी करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नकल मकानी की हुई थी। ये सर्दियों में नीचे की तरफ चलते हैं और गर्मियों में ऊपर की तरफ चलते हैं। यानी इनका सिंपल रूट ये है कि सर्दियों में ये दरिया के पानी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये पुराना तरीका, सदियों पुराना, कि जब सर्दी आती है तो पानी जिस तरफ जा रहा होता है ना दरिया का, उस तरफ सर्दी कम होती चली जाती है। तो ये करते ये हैं कि जब सर्दी बढ़ती है इनके जिस्म को, इनको जब सर्दी लगती है, जब इनके पास तारीखें भी नहीं होती थी, तो ये पानी के साथ चलना शुरू कर देते थे। जैसे जैसे ये पानी के साथ आगे बढ़ते थे तो आगे सर्दी कम हो जाती थी, तो ये वहाँ पड़ाव करते थे, चरागाहें होती थी, जानवरों को खिलाते पिलाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। जहाँ इन्हें गर्मी लगती है वहाँ ये पानी के बहाव के उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो ये दरियाए स्वात में, स्वात शहर के अंदर जो दरियाए स्वात है उसके किनारे किनारे ये पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और गर्मियों में ऊपर चढ़ते हैं, सर्दियों में नीचे उतरते हैं। अब इनके ऊपर चढ़ने का वक्त था, ये अटैक इनके ऊपर हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। अब इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ क्या था, ज़रा समझें आप। इमरान खान ड्रोन हमले के खिलाफ सिर्फ इसलिए नहीं थे कि वो दहशतगर्दों को मारते हैं, ये तो दहशतगर्दों को तो मारना ठीक है काम। इमरान खान साहब के इसमें दो मौक़िफ़ थे। एक ये था कि किसी भी गैर मुल्की को कभी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर वो ऑपरेशन करे। यानी कोई भी गैर मुल्की तैयारा या ड्रोन या फौजी या कोई भी वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। यहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट हमारी होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ड्रोन हमले के अंदर अक्सर बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस भी आपकी हो तो ड्रोन हमले में अक्सर कोलेटरल डैमेज हो जाता है। कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि आम लोगों की शहादतें हो जाती हैं या दहशतगर्द की जगह आम लोग मारे जाते हैं, क्योंकि आप फिजा में है ना, बहुत ऊपर है, आपकी इंफॉर्मेशन खराब हो सकती है, आपका टारगेट जो है वो मिस हो सकता है, कुछ 100 चीजें हो सकती हैं। और ये जो बातों का दहशतगर्द हैं ये कवर लेते हैं पब्लिक का, तो ये वहां पे जब अटैक करते हैं तो पब्लिक भी साथ शहीद हो जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने जाते जाते जो 2 ड्रोन हमले किए थे उसमें सिविलियंस मारे गए थे और बड़ी तादाद में मारे गए थे। एक दिन तो 10 के करीब बच्चे और खवातीन वगैरह मारे गए थे। जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ तो उसके गुस्से में अमेरिका ने फिर अगले 2 दिन ड्रोन हमले किए थे। उसमें सिविलियंस जो हैं वो अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे। उस पर अफगानिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लोगों ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया था कि ये ज्यादती है, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। तो ड्रोन हमले में सिविलियंस की शहादतें हो जाती हैं। इमरान खान साहब ये कहते थे उसके नतीजे में नफरत बढ़ती है और दहशतगर्दी बढ़ती है। और मेरा एक सवाल ये है कि क्या अब जो इलाका है मर्दान का, ये मर्दान का इलाका है ना, काटलंग, क्या वो भी इतना गैर महफूज है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे जाके ऑपरेशन नहीं कर सकती? भाई अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करना था तो सिक्योरिटी फोर्सेज चली जाती, वहां जाके ऑपरेशन कर लेती। इमरान रियाज को उठाने के लिए तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो ये दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पहाड़ों पे क्यों नहीं जा रहे थे? इनको जाना चाहिए था ना, जाके पहाड़ों पे चढ़ के ये उठा लेते, उन लोगों को, दहशतगर्दों को पकड़ लेते या उन्हें मार देते, सिविलियंस की जानें बच जाती। इससे हमें एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या मर्दान जैसा इलाका भी अब नो गो एरिया बन चुका है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, एजेंसियां ये वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकती और इनको ड्रोन की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ड्रोन को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे जमीनी आपके पास एक्सेस ना हो, जहां पे आपकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट ना हो। वरना जहां रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पे तो आप जाके पकड़ देते हैं बंदे को। तो जैसे लाहौर है, लाहौर में जितने मर्जी दहशतगर्द हो किसी जगह पे, या इस्लामाबाद में, वहां ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मर्दान में किया जा रहा है तो याद रखें मर्दान का फासला इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का है। तो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के फासले के ऊपर इस वक्त ऐसे दहशतगर्द मौजूद थे जिन पे ड्रोन अटैक करना पड़ा, क्योंकि उन तक एक्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं थी। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि हमारी इस वक्त रियासत जो है वो कितने खतरे में है और हालात क्या है। नादरीन, अगली खबर जो है वो अख्तर मेंगल साहब के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि रास्ता खुलने तक लकपास के मकाम पर हम अपना धरना जारी रखेंगे। अब ईद आ रही है, इसके बावजूद लोग वहाँ पे बैठे हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। खवातीन की रिहाई है, ईद के मौके पर सारी खवातीन को रिहा करना चाहिए और जबरी गुमशुदगियों पर बैठ के इनके साथ बातचीत करें। आप इनको मारते जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? यही आपने किया भुट्टी साहब के साथ। जो अकबर भुट्टी के साथ हुआ उसका खुमियाजा आज भी बलूचिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान भुगत रहा है। तो यही अगर आप सबके साथ करेंगे, हर लीडर के साथ ये करेंगे, तो पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का भला नहीं होगा। अख्तर मेंगल साहब के वहां पे खुद कुछ धमाका हुआ है। अंदाजा करें कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, जिसकी हुकूमत है बिलावल जरदारी वो भी मजम्मत कर रहे हैं, सारी जमातें मजम्मत कर रही हैं, लेकिन उनको रास्ता खोल कर नहीं दे रहे कि वो कोयटा में आके एहतजाज कर सकें पुरअमन तरीके से, और उनको लकपास पे रोका हुआ है। वो भी वहीं बैठ गए, उन्होंने कहा ये रास्ता बंद है। फिर अब
अगर हम यहां से अंदर नहीं जा सकते तो आप भी यहां से बाहर नहीं आ सकते। उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। और अब इसके बाद जो है वो परली तरफ से अगर रास्ता बंद होता है तो कोयटा बीच में। तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन जो है वो हुकूमत ने पैदा कर दी है। वहां जो है वो एक धरना गवादर में भी जारी है, धमाकों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। अब ये मजम्मत तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों जमहूरी नहीं है। अगर ये जमहूरी होते तो जमहूरी तरीके से आने वालों को खुदकुश हमलों से बचाते और उनको लेकर आते और लाकर कोयटा में उनको फैसिलिटेट करते, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते और उनके साथ बैठकर मुतालबात उनके सुनते। लेकिन ये वो करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने ये कहा है कुछ थोड़ा बहुत कि अब हम मुज़ाकरात करेंगे। दबाव क्योंकि बढ़ रहा है, ये ख़वातीन को ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, एक दावा और भी किया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि अगर अमेरिका में किसी किस्म की करारदाद आ जाती है या पास हो जाती है तो इस सूरत में सारे पाकिस्तानी जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ और जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी करारदाद आई थी अमेरिका में, आपको याद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक करारदाद पहले भी आ चुकी है। उस करारदाद के ऊपर तो कोई पाकिस्तानी जाकर पाकिस्तान के इदारों के साथ या जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हुआ। उस करारदाद पे तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? भारी अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हुई थी और अब ये दावा कर रहे हैं कि ये भी करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि हम ये कंट्रोल कर लेंगे और इसी सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट मुलाकातें डाल रही है। अब देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। नाज़रीन, एक नया बयानिया आया है और बयानिया ये आया है और ये दिया गया काले चैनल के ऊपर कि जी जाफर ट्रेन का सारा मंसूबा इमरान खान को छुड़वाने के लिए जमायमा खान ने बनवाया था। अब कहानी ये सुनाई गई, इसके अंदर जमायमा खान भी बैठी हैं, इसके अंदर जो है वो एक एजेंसी है बरतानिया की, वो भी बैठी है, इसके अंदर कोई इंडिया की एजेंसी है रॉ, वो भी बैठी है, इसके अंदर कोई यहूदी हैं एजेंट, वो भी बैठे हैं, इसके अंदर कोई गैर मुल्की दुश्मन है, वो भी बैठे हैं। और उसमें जनाब जमायमा खान वगैरह ने पैसा खर्च किया और उन्होंने कहा जी इमरान खान को बाहर निकालने के सारे रास्ते बंद हैं, लिहाजा जनाब अब हमें जाफर एक्सप्रेस को जो है वो फौरी तौर पे करना चाहिए, अगवा पूरी ट्रेन को हाईजैक करके फिर इमरान खान को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग पागल हो गए, ये दीवाने हो गए। ये 9 मई भी डाल दें जमायमा खान पे और 26 नवंबर भी डाल दें जमायमा खान पे, बल्कि 9/11 भी डाल दो जमायमा खान पे, सेकेंड वर्ल्ड वार भी डाल दो इमरान खान और जमायमा खान पे। ये इनका बस चले ना तो ये सारा कुछ ही इमरान खान और जमायमा खान पे डाल दें। जो दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अटैक्स हुए वो भी इमरान खान पे डाल दें, शायद इनकी ऐसे तसल्ली हो जाए। नाज़रीन, दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाने के हवाले से जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है और बड़ी क्लियर उन्होंने बात की, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का ये इरादा था रीसेटलमेंट करने का, कि दहशतगर्दों को लाएं यहाँ पे बसाएं। तो कई बार ये हम वजाहत दे चुके हैं हमारी पार्टी कि उनकी टीटीपी पर उनका एक प्रपोजल था कि उनको ला के बसाया जाए। मुराद सईद ने उसकी मुखालफत की थी। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मकामी लोगों को एतमाद में लेंगे फिर फैसला करेंगे और उसके बाद हमारी हुकूमत हटा दी गई, तो फिर हम कैसे ला सकते हैं दहशतगर्दों को वापस? ये दहशतगर्द राना सनाउल्लाह जब वजीर दाखिला थे और ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा थे, बिलावल सरदारी वजीर खारजा थे, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल नदीम अंजुम DGISI थे। उस दौर में ये दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर बसना शुरू हुए और 2023 के एंड तक ये पाकिस्तान में आते रहे। अब आप कारनामे चेक कर लें जो इस वक्त इस मुल्क में हो रहे हैं और डाला जाता है इमरान खान के खाते में। ऐसे थोड़ी है हलवा है, जो मर्जी आप बयानियां बना लें, जिस तरह मर्जी आप चीज़ चला लें। यहाँ पे हकायक बताने वाले लोग भी बैठे हैं और वो हकायक बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी वंस अगेन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को चांद रात मुबारक। दुआ करें कि ईद वैसे अपने देश में ही होती है और वही ईद होती है जो आपके अंदर से खुशी लेकर आती है। मैं यह गया था बाहर देखने के लिए, पाकिस्तान में जो ईद है वो पाकिस्तान में ही है। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।